हेलो नमस्कार सभी को। आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपने कृषि रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 7 पादपों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज के अपने टॉपिक है जड़ों के अंदर आयनों का प्रवेश, यानी कि जो मृदा जल के अंदर खनिज तत्व मिले हुए होते हैं वो जड़ों के अंदर किस तरीके से प्रवेश करते हैं। ठीक है, जैसे जड़ मान लो कि ये कोई जड़ का भाग है, इस तरीके से ये कोई रोम निकले हुए हैं उसके, और यहाँ पे ऐसे कोई मृदा है, साथ में लगी हुई मृदा के अंदर जो जल होता है, विलयन होता है, उसमें जो खनिज तत्व होते हैं वो खनिज तत्व इस जड़ के अंदर किस तरीके से प्रवेश करते हैं। प्रवेश के बाद वो आगे तने तक, तने से फिर आगे पत्तियों तक पहुँचते हैं। तो ये जो प्रवेश करने की जो विधि है वो दो प्रकार की क्रिया विधियाँ होती हैं। जड़ के अंदर खनिज तत्वों का प्रवेश जो होता है वो दो विधियों के माध्यम से होता है। एक तो पहली है अपनी निष्क्रिय अवशोषण है और दूसरी है सक्रिय अवशोषण। जड़ों के अंदर जो प्रवेश होता है खनिज तत्वों का मृदा जल के माध्यम से, या फिर ये बोले कि मृदा विलयन के माध्यम से जड़ों के अंदर प्रवेश होता है खनिज तत्वों का, तो उसकी दो विधियाँ निष्क्रिय अवशोषण है और सक्रिय अवशोषण है। पहला अपना आता है निष्क्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण में उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। अब उपापचय क्या होता है, वैसे तो अपने पीछे कर चुके हैं अपचय और उपचय के अंदर। ठीक है, अपचय यानी कि अपचय का मतलब जो अपने भोजन खाते हैं वो भोजन सरल अणुओं के अंदर टूटता है, यानी कि बड़े कार्बनिक पदार्थ हैं वो सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटते हैं। और उसके बाद जो उपचय होता है वो विभिन्न जो अपने अंग होते हैं, हड्डियों का निर्माण है, मांसपेशियों का निर्माण करता है, यानी कि जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बड़े जो है अंगों का निर्माण होता है वो होता है उपचय। और इन दोनों के अंदर ही आपको पता है कि ऊर्जा की या तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है या फिर ऊर्जा बाहर निकलती है। जब कोई बड़ा पदार्थ छोटे पदार्थ में टूटता है तो ऊर्जा बाहर निकलती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि निष्क्रिय अवशोषण में उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी प्रकार की जो ऊर्जा है उसकी आवश्यकता नहीं होती। अगर अपने इसको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझे, मान लो कि ये कोई अपनी जमीन के नीचे जो जड़ है ये इसका मूल रोम हो गया। इस तरीके से आप देखे होंगे कि जो तंतु निकले हुए होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जल है, मृदा जल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अधिक मात्रा के अंदर खनिज तत्व होते हैं और यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर कम खनिज तत्व होते हैं। तो जब अधिक से कम की और कोई चीज़ जाएगी तो क्या उसमें किसी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर मान लो कि ऊपर से अपने नीचे की ओर पानी छोड़ना है तो क्या उसमें अपने किसी की चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, किसी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो अपना जवाब होगा किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वही इसके अंदर है कि जब पादप के अंदर जो जड़ है या पादप है इसके अंदर किसी खनिज तत्व की कमी होती है या जल की कमी होती है तो उसको बाहर से जल अवशोषण करना, तो किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, वो इसके अंदर बिना किसी ऊर्जा के चला जाता। जैसे अपने पीछे विसरण के बारे में अध्ययन किया था। विसरण यानी कि जिस यहाँ पे अधिक मात्रा के अंदर जल है या खनिज तत्व है वो कम मात्रा की ओर अपने आप गतिशील हो जाते हैं, वहाँ पे किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वही इसके अंदर है कि यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। जड़ों के सेलुलोज तंतु स्पंज की तरह कार्य करने से लगातार विलयन का विसरण होता रहता है। और स्पंज जैसे अपने बर्तन साफ करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा, जैसे अपने साफ करते हैं बर्तन वो एक, ठीक है, तो उसमें होता है उस तरीके का होता है स्पंज की वो जल को अपने अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। जहाँ पे ज़्यादा मात्रा के अंदर उसको जल के अंदर डाल दिया जाए तो वो पूरा का पूरा जल से भर जाता है, अवशोषित कर लेता है, उसका अवशोषण कर लेता है। तो जो जड़ के जो तंतु हैं जो, तो ये भी करते हैं स्पंज की तरह कार्य करते हैं। ये जो जल है बाहर ही अपने और इसको अंदर की ओर इनको अवशोषित कर लेते हैं। लगातार विलयन का विसरण होता है। विसरण का मतलब आप समझ गए होंगे, जहाँ पे अधिक मात्रा के अंदर खनिज तत्व हैं उनकी गति अपने आप निम्न की ओर होने लग जाती है। निष्क्रिय अवशोषण में मृदा विलयन से आवासीय स्वतंत्र स्थान में आयनों, निष्क्रिय अवशोषण में, निष्क्रिय अपने पढ़ रहे अवशोषण में मृदा विलयन से, यानी कि जो मृदा विलयन के अंदर जो खनिज तत्व घुले हुए हैं मृदा विलयन से आवासीय स्वतंत्र स्थान में, यानी कि अपने आप ही स्वतंत्र रूप से आयनों
आयनों का विसरण होता है। ठीक है, यानी कि जो आयन है वो अपने आप उनका विसरण होता रहता है। यह क्रिया बिना किसी ऊर्जा व्यय किए सांद्रता प्रवणता के कारण संपन्न होती है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप ही होती रहती है, सांद्रता प्रवणता के कारण संपन्न होती है। अब सांद्रता प्रवणता क्या होता है, तो इसकी भी यही होता है कि जो अधिक से कम की ओर जो गति होती है उसको बोलते हैं सांद्रता प्रवणता। अब सांद्रता क्या होती है, तो सांद्रता यानी कि 1 लीटर जो अपना विलयन है, 1 लीटर विलयन के अंदर जो खनिज तत्व घुले हुए हैं उनकी ग्राम के अंदर मात्रा, यानी कि 1 लीटर विलयन में विलय तत्वों की ग्राम के अंदर जो मात्रा है वो उसकी सांद्रता कहलाती है। यानी कि पीछे आपने पढ़ा भी था कि ऊपर तो आ जाएगा ग्राम के अंदर मात्रा, यानी कि विलय की ग्राम में मात्रा, और नीचे आ जाएगा विलयन का लीटर के अंदर, जो विलयन है वो लीटर में। तो ये क्या होती है, सांद्रता होती है कि 1 लीटर जो विलयन बना है, जो मृदा विलयन बना है, उसके अंदर कितने ग्राम खनिज तत्व घुले हुए होते हैं, वो होती है सांद्रता। और प्रवणता का मतलब जो जहां अधिक है, अधिक से कम की ओर जाना, सांद्रता प्रवणता होती है। उसके बाद दूसरा जिसके अंदर है अपना सक्रिय अवशोषण। अब सक्रिय अवशोषण क्या होता है, वो निष्क्रिय जो अवशोषण है उसका उल्टा होता है। निष्क्रिय अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, तो इसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर भी अगर मैं आपको एक जड़ बना के देखें, पादप की कोई जड़ है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो जड़ का मूल रूम है, इसके अंदर काफी मात्रा के अंदर जाने की पूरा जल या खनिज तत्व भरे हुए होते हैं। लेकिन जो बाहर की जो मृदा है, ये जो मृदा होगी इसके अंदर खनिज तत्वों की कमी होती है या फिर जल की कमी होती है। तो ये क्या करते हैं कि होना तो ये चाहिए था कि इसके अंदर ज्यादा मात्रा है तत्वों की, जल की ज्यादा मात्रा है, तो ये जल इस बाहर की ओर निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये जल बाहर की ओर नहीं निकलता। तो इसको जो बल है वो रोके रखता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सक्रिय अवशोषण। तो इसमें अगर अब इसको रोके रखना है तो किसी न किसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे अपने जल है, अगर अपना जैसे नीचे टंकी बनी हुई है, नीचे अपने डिग्गी बनी हुई है, उस डिग्गी से पानी ऊपर की टंकी में अपने को चढ़ाना है, तो अपने को मोटर पंप की आवश्यकता होती है। तो वही यहाँ पे कंडीशन होती है कि ये जो जल इसके अंदर तो भरा हुआ है, पादप जड़ों के अंदर भरा हुआ है, लेकिन ये इस बाहर इसको रोके रखता है, तो ये बाहर की ओर नहीं जाने देता। तो वो होता है अपना सक्रिय अवशोषण, यानी कि इसके अंदर किसी न किसी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तभी ये जड़ के अंदर है या पादप के अंदर वो जल वो बना रहता है, वो बाहर नहीं निकलता। तो इसमें आ जाएगा सक्रिय अवशोषण में उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में आंतरिक स्थान के भीतर आयनों का अवशोषण उपापचयी होता है, यानी कि आंतरिक का मतलब अंदर की तरफ है, जो आयनों का जो अवशोषण है वो होता है, अंदर की ओर होता है, बाहर की ओर नहीं निकलता। इस प्रकार के अवशोषण के लिए जड़ कोष द्वारा ऊर्जा व्यय होती है। बाहरी स्थान में अवशोषण के विपरीत यह विशेषकर अनुत्क्रमणीय होती है। इस प्रकार के अवशोषण में आयनों की भरण क्षमता के लिए उत्तरदायी होता है। जे वाहक जो मोटाबलिज्म यानी कि जो उपापचयी होते हैं, इसका मतलब उपापचयी से उत्पन्न पदार्थ होते हैं जो स्वतंत्र आयनों से संयोग करते हैं। ठीक है, तो यह आ जाएगा अपना निष्क्रिय अवशोषण। उसके बाद है जड़ से तने एवं पत्तियों तक आयनों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। अब जड़ के अंदर दो क्रिया विधियों से जो जल है या जल के अंदर जो घुले हुए खनिज तत्व हैं वो जड़ के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब जड़ के अंदर से आगे तने के अंदर, तने से आगे पत्तियों में वो किस तरीके से उनका स्थानांतरण होता है, उनका ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बारे में। जड़ों द्वारा अवशोषण के पश्चात आयन जाइलम वाहिका में चले जाते हैं। अब जो तना होता है, जड़ के आगे का जो भाग होता है, उसके अंदर एक जाइलम पाया जाता है। जाइलम यानी कि जल को जो लेके जाता है, वो जल को जो लेके जाता है पत्तियों तक पहुंचाता है, उसको बोलते हैं जाइलम। तो जाइलम वाहिका में चले जाते हैं, जहां से उसका स्थानांतरण तने तथा पत्तियों में जल के साथ होता रहता है। अब खनिज तत्व है वो जल के अंदर घुले हुए हैं, तो वो जाइलम के माध्यम से ही जाएंगे पत्तियों तक। अगर आपसे पूछे कि खनिज तत्व है वो जड़ों से तने के माध्यम से पत्तियों तक किस माध्यम से पहुंचते हैं, तो जाइलम वाहिका के माध्यम से पहुंचते हैं। आयन्स के स्थानांतरण की क्रिया मुख्य रूप से जल के साथ सहनती प्रवाह मानी जाती है। सहनती प्रवाह अपने पीछे पढ़ चुके हैं, तो उसके सहनती प्रवाह मानी जाती है। इस क्रिया द्वारा आयनों के स्थानांतरण की दर मुख्य रूप से जड़ों द्वारा जल अवशोषण की दर, बाष्पोत्सर्जन की दर पर निर्भर करती है। अब जो जाइलम है, जाइलम के अंदर जो
जल जाता है, जल के साथ जो खनिज तत्व जाते हैं उनकी स्पीड कितनी होगी, कितनी की स्पीड से वो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि जो जड़ें हैं वो जड़ों के अंदर जो जड़ों के द्वारा जो अवशोषण होता है खनिज तत्वों का वो कितनी स्पीड से होता है, या फिर जो पत्तियों के द्वारा बाष्पोत्सर्जन होता है बाष्पोत्सर्जन कितना का होता है। अगर बाष्पोत्सर्जन अधिक होगा तो जो जल है वो जाइलम के अंदर अधिक गति से जाएगा। अगर वो जड़ें अधिक मात्रा के अंदर जल को अवशोषित करेगी तो जल जाइलम के अंदर उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। बाष्पोत्सर्जन की दर कम होने से आयनों का ऊपर की ओर स्थानांतरण की दर भी कम हो जाती है। जाइलम में नत्रजन का स्थानांतरण नाइट्रेट, अमोनियम तथा अमीनो अम्लों के रूप में होता रहता है। उसके बाद है पौधों द्वारा मृदा से पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया निम्न चित्र में प्रदर्शित की गई है। तो ये अपना चित्र है, अगर इसको यहाँ से देखें, यहाँ से स्टार्ट होता है ये, यहाँ पे क्या है, ये न्यूट्रिएंट है यानी कि पोषक तत्व है। अब पोषक तत्वों से क्या बनता है, पोषक तत्वों से उनका सोल्यूशन बनता है यानी कि विलयन बनता है। वो जल के अंदर घुल जाते हैं, जो पोषक तत्व है वो जल के अंदर घुल जाते हैं तो उनका सोल्यूशन बन जाता है, विलयन बन जाता है। अब ये विलयन क्या करेगा, ये विलयन जड़ों के द्वारा उसका अवशोषण कर लिया जाए दो विधियों से, निष्क्रिय विधि और सक्रिय विधि है। निष्क्रिय विधि जब बाष्पोत्सर्जन होता है तब होती है निष्क्रिय विधि, और सक्रिय विधि तब होती है जब उसका बाष्पोत्सर्जन नहीं होता। बाष्पोत्सर्जन तो आप समझ ही गए होंगे, जो पत्तियों के जो आगे सिरे होते हैं वो सिरों पे जो पानी की बूंदें आपने देखी होंगी, पानी टपकता रहता है, वो बाष्पोत्सर्जन होता है। तो ये पत्तियां क्या करती है, जो जड़ें हैं वो जड़ें यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना है उन सॉल्यूशन को अवशोषण कर लेती है, अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। उसके द्वारा उसके बाद ये जाइलम के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम के माध्यम से ये लीफ यानी कि पत्तियों तक जाता है और आगे वहां पहुंच जाता है। और उसके बाद ये फोलेम है, फोलेम का मतलब जो पत्तियों ने जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण किया है, वो भोजन कहाँ तक पहुंचता है, वो जड़ों तक पहुंचता है। तो जड़ों तक भोजन जो पहुंचता है वो फोलेम के माध्यम से पहुंचता है। तो जल जाएगा वो जाइलम के माध्यम से, और जो पत्तियों से भोजन जड़ों तक पहुंचेगा वो पहुंचेगा फोलेम के माध्यम से। उसके बाद अपना अगला टॉपिक है सांकेतिक पौधे। अब सांकेतिक पौधे क्या होते हैं, सांकेतिक का मतलब समझ गए होगे, जो संकेत देते हैं। नहीं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ ऐसे फसलें होती हैं जो संकेत देती है अपने, जैसे उसके अंदर किसी भी तत्व की अगर कमी होगी है तो उस तत्व का संकेत अपने को देखने को मिलेगा कि हाँ इसके अंदर इस तत्व की कमी होगी है। जैसे पत्तियां मुरझा जाती हैं या तना पतला रह जाता है इस तरीके से, तो वो संकेत कोई ना कोई अपने देखने को मिलेगा। तो जो पौधे किसी तत्व की कमी हो गई है उसका संकेत अपने को दर्शाते हैं, संकेत दर्शाते हैं, उसको बोलते हैं सांकेतिक पौधे। विशिष्ट पोषकों की अल्पता के लिए कुछ पौधे सूचकों के रूप में विशेष रूप से उपयुक्त माने गए हैं। जो पौधे अल्पताओं से प्रभावित हो जाते हैं और ऐसे स्पष्ट लक्षण विकसित करते हैं जो अन्य अल्पताओं के द्वारा नहीं दर्शाए जाते। दूसरे शब्दों में वे पौधे जो साधारणतः पोषक तत्वों की कमी को दर्शाते हैं सांकेतिक पौधे कहलाते हैं। तो वे पौधे जो साधारणतः पोषक तत्वों की कमी को दर्शाते हैं, यानी कि उसके अंदर जो तत्व की कमी होगी है तो उस कमी को दर्शाते हैं, उसको बोलते हैं सांकेतिक पौधे कहते हैं। सांकेतिक तत्वों की कमी दर्शाने वाले सांकेतिक पौधे, ठीक है, तो ये अपने को दिखाए गए हैं कि कौन कौन से तत्वों की अगर कमी हो जाती है तो वो जो कमी हुई है उस कमी को कौन कौन से पौधे दर्शाते हैं। जैसे अगर नाइट्रोजन की कमी होगी है तो नाइट्रोजन की कमी को कौन कौन से पौधे हैं वो दर्शाते हैं, उस संकेत देते हैं, जिसके अंदर मक्का, गेहूं, जौ, दलहनी पौधे हैं। फॉस्फोरस की कमी होगी है तो इस कमी को संकेत देंगे, दर्शाएंगे अपने को मक्का, जौ, टमाटर, सेम, रिजका। पोटेशियम के अंदर कपास, केला, आलू, रिजका, सेम, तंबाकू, गन्ना, अनाज, फसलें, सब्जियां व फल। तो इस तरीके से अपने को काफी सारे दे रखे हैं कि अलग अलग यहाँ पे तत्वों के नाम हैं। इन तत्वों की कमी हो जाती है तो वो कौन कौन से तत्व हैं जो उनको सांकेतिक अपने को दर्शाते हैं, संकेत अपने को देते हैं। तो आज की क्लास में अपना इतना ही है, ठीक है। ये सारे आप चाहो तो नोट कर लेना कॉपी के अंदर देख देख के। जो तत्व हैं उन तत्वों के नाम दे रखे हैं यहाँ पे, और आगे जैसे तांबा है तो तांबे तत्व की कमी अगर हो जाएगी तो वो कौन से पौधे उनको कमी को दर्शाएंगे, संकेत देंगे। जैसे नींबू, सेब, जई, जौ, मक्का, तंबाकू, टमाटर, प्याज है। उसके बाद बोरोन की कमी को दर्शाने वाले हैं
मोलिडेनम की जो कमी को दर्शाने वाले ये पादप हैं जहाँ पौधे। उसके बाद आगे अपना कल की क्लास में करेंगे पोषक तत्वों के विषैले प्रभाव, और कल हो सकता है कि अपना ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो चुका है, काफ़ी इसके अंदर अपनी वीडियो बना चुके हैं। तो कल कोशिश करेंगे कि इसको कल की क्लास के अंदर इसको पूरा किया जाए। तो पोषक तत्वों के विषैले प्रभाव यानी क्या क्या प्रभाव अपने को विषैले प्रभाव पादपों पे देखने को मिलते हैं, तो कौन कौन से प्रभाव हैं जिस तत्वों के हैं, तो वो अपन इसके बारे में अपने कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। और एक सभी से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ये एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, अगर आप सभी का सहयोग अगर मिलता है तो अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे के आगे शेयर करते हो, उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हो, तो ज़रूर ही अपना चैनल एक दिन बड़े चैनल के रूप में उभरेगा। धन्यवाद, शुभ दिन।